बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं कृषि क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है और कैसे हमारे अन्नदाता यानी किसान जो हैं वो इस क्षेत्र में और भी बेहतर कर सकते हैं, लगातार आगे बढ़ सकते हैं। कार्यक्रम के 3 भाग हैं। पहले बात करेंगे खेती किसानी की, उसके बाद बात होगी हमारा पशुधन की और आखिर में बात करेंगे एक कामयाब किसान की दास्तां की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, खेती किसानी में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं, ना सिर्फ खेती किसानी की नवीनतम तकनीक बल्कि अलग अलग मॉडल हम मान सकते हैं जो किसान हमारे अपना रहे हैं। अलग अलग तकनीकें जो हैं उनको अब किसान अपनाने लगे हैं, जिससे उनकी लागत तो कम होती ही है, साथ ही मुनाफा भी बढ़ता है। इसके साथ ही आवश्यकता होती है आज के समय में जिस तरीके से लगातार अलग अलग प्रौद्योगिकियाँ आ चुकी हैं, उनका उपयोग हमारे किसान भाई कैसे करते हैं नवीनतम तकनीकों के साथ और कैसे न सिर्फ खुद आगे बढ़ते हैं बल्कि कृषि क्षेत्र में भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आइए डालते हैं खास नजर इस रिपोर्ट पर। पानी की हर बूंद की कीमत समझनी हो तो राजस्थान जरूर जाइए। सिर पर घड़े रखें महिलाएं जब तपती राहों का सफर तय करती हैं, तब कहीं परिवार की प्यास बुझती है। यही हाल खेती का भी है। आसमान से बरसी पानी की एक एक बूंद वैसे ही संजोई जाती है जैसे जीवन के पलों को संभाला जाता है। राजस्थान का हर वर्ग पानी की महत्ता को बखूबी समझता है, इसलिए बारिश के पानी को एकत्रित कर उसे साल भर इस्तेमाल करने के लिए रखा जाता है। ऐसा ही एक अभिनव प्रयास कर दिखाया है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने। उन्होंने अपने स्कूल की सबसे बड़ी समस्या का समाधान निकाल लिया है। स्कूल में पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे, साथ ही परिसर में हरे भरे पेड़ पौधे लहलहाएं। इसके लिए इन बच्चों ने जल संचय के लिए जरूरी कदम उठाए हैं, जिसमें स्कूल के हर वर्ग ने अपनी भागीदारी दी है। इस स्कूल में लास्ट ईयर है, इसलिए हम विद्यालय को कुछ देना चाहते हैं। इसके लिए हमारे विद्यालय की बाल संसद ने यह निर्णय लिया है कि विद्यालय में जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। इसके लिए सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है। इसके लिए हमने आपस में बातचीत करके यह निर्णय लिया है कि सबसे बड़ी जल की समस्या है, इसके समाधान के लिए हम सब ने निर्णय लिया है कि बरसात के पानी को बोरवेल में उतारकर ट्यूबवेल का रिचार्ज करेंगे तथा इस समस्या का समाधान करने के लिए हम सब ने आपस में चर्चा करके पहले विनोद जी सर से चर्चा की और फिर प्रिंसिपल मैडम के पास गए और उनसे बातचीत की। उन्हें हर पूरी बात बताया तथा उन्होंने गांव वालों से सहयोग के लिए भी बताया कि किन किन से सहयोग लेना है। प्रिंसिपल मैडम ने बजाज ग्रुप के सर प्रशांत जी सर को बुलाया और उन्होंने हमें इसके बारे में समझाया। हमारे स्कूल में एक ये पानी की समस्या थी, तो हमने बाल सभा में सबने स्टूडेंट्स ने और सबने ये सबसे पूछा और करा कि हमारे स्कूल में कि पानी की समस्या को कैसे दूर करें। तो सभी टीचर्स ने और गांव वालों से सबसे थोड़ा बहुत सहयोग कर हमने पूछा। फिर प्रिंसिपल मैम ने एक सर को बुलाया, प्रशांत जी सर बजाज फाउंडेशन से। उन्होंने समझाया, उन्होंने 1-2 स्कूलों की वीडियो दिखाई और बताया कि ये इस प्रकार से ऐसे सही होगा। फिर हम सब ने थोड़ा सब कुछ प्रोसेस चालू किया और गांव वालों से भी थोड़ा सहयोग लेकर फिर हमने काम शुरू किया। सामान लाए, सब कुछ पूछकर फिर हमने ये प्रोसेस तैयार किया। ये आप जो भी आज देख रहे हो हमारे स्कूल में बाल संसद में इसका प्रस्ताव रखा
और इसको चालू किया। इसके लिए हमें बजाज फाउंडेशन के सुशांत जी सर को बुलाने के लिए मैडम ने बुलाया उनको, फिर हमें कई स्कूलों की वीडियो दिखाई और ऐसा करने का हमारा मन हो गया। और ये स्कूल का पानी इतना बैठ जाता है बरसात का, और ये मैदान में चला जाता है और कहीं इकट्ठा होता है, इससे हमारे दिक्कत होती रहती है। स्कूल के द्वार पे भी इकट्ठा हो जाता है, इसलिए हमने इसको बोरवेल में उतारने की सोची। और बोरवेल आधे 1 घंटे चलती है और इसमें भी पानी की कमी आ गई थी, इसलिए इसका वापस हमने वाटर रिचार्ज के द्वारा इसको किया। और हमने गांव वालों और भामाशाहों से सहयोग लिया, और हमारे गांव में ऐसे करने के लिए हमने सरपंच को भी बताया है, इनके बारे में समझाया। और हमने इन पाइप वाली दुकानों और जो भी सामान लगा उनसे भी निवेदन करके उनमें पैसे कम करवाए और बोरवेल में पानी उतारा बरसात का। इसमें गांव वालों और टीचर्स की भूमिका रही है। ये हमारा स्कूल में लास्ट ईयर है, इसलिए हमने सोचा कि स्कूल में कुछ करें। स्कूल की कई समस्या है, लेकिन हमें ज़्यादा ज़रूरी और ज़्यादा ज़रूरतमंद समस्या पानी की लगी। इसलिए हमने यह सोचा कि हम बारिश का पानी ऐसे बहने ना दे और सीधा बोरवेल में ट्यूबवेल रिचार्ज करवाए। इसलिए हमने बाल संसद में इसके बारे में विचार किया। बाद में हमने बाल संसद में ही 1-2 टीचर से भी इसके बारे में पूछा, तब उन्होंने हमें इसके लिए करने को कहा। प्रिंसिपल मैम ने प्रशांत जी सर बजाज फाउंडेशन से बुलाकर हमें इसके बारे में समझाने को कहा। तब प्रशांत जी सर ने सारी बातें समझाई और डिज़ाइन फॉर चेंज के कई वीडियो दिखाए। फिर हम लोग इसे समझ गए और हमने सोचा कि हम खुद यह काम करेंगे। लॉकडाउन का समय था, हम लोग यहाँ बैठे थे, तो हमारे स्टाफ में से विनोद जी सर हैं, उनका बजाज फाउंडेशन वालों के साथ में कोई बातचीत हुई और उनके थ्रू एक टीचर्स ट्रेनिंग यहाँ पे करवाई गई स्कूल में। उस ट्रेनिंग में हमें उन लोगों ने बताया कि अगर आपकी स्कूल में जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हम कुछ समाधान करना चाहें तो आप स्टाफ वाले और बच्चे हैं कुछ इस तरह का डिस्कशन कर लीजिए कि आपकी स्कूल में क्या क्या समस्याएं हैं और उसमें प्राथमिकताएं दे दीजिए कि आप कौन सा कार्य है वो करना चाह रहे हैं। हमने पहले स्टाफ वालों ने मिलके मीटिंग की, उसके बाद में हमने उस मीटिंग में बच्चों को इन्वॉल्व किया और उनको कुछ बजाज फाउंडेशन वालों की ओर से कुछ वीडियो वगैरह दिखाए गए। फिर हमने बच्चों के साथ बैठ के डिस्कशन किया कि तो बच्चों का आइडिया था कि हम स्कूल में गार्डन लगाएं, पर गार्डन लगाएं कैसे, स्कूल में पानी की बहुत कमी थी। यहाँ पे जो बोरवेल है उसमें वो मैक्सिमम आधे या पौन घंटे तक चल पाता है, उसके बाद में उसमें पानी कम आने लगता है, तो पेयजल की जो पूर्ति है वो स्कूल में हो पा रही थी। गार्डन वगैरह या एक्स्ट्रा प्लांटेशन के लिए हम कुछ सोच नहीं पा रहे थे। बाद में हमें हमारी जो मेन जो समस्या थी वो ये थे कि हम पानी की पूर्ति कैसे करें स्कूल में। इसके लिए हमने फिर जो बरसात का जो पानी है उसको ट्यूबवेल में उतारने के लिए इस कार्य को करने की हमने सोची, लेकिन हमारे सामने प्रॉब्लम ये थी कि एक तो ये काम हमें करना कैसा है, इसमें कुछ टेक्निकल एडवाइस की आवश्यकता थी हमें, तो वो एडवाइस हमें कहाँ से मिले। और सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी पैसे की कमी, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के पास बजट की कमी होती है। उसकी वजह से अगर हमारे पास कुछ अच्छा प्लान है या हमारे बच्चे कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो वो भी हम कर नहीं पाते हैं। उसी वक्त हमारा कांटेक्ट इनसे बजाज फाउंडेशन से हमारा पहले से कांटेक्ट था, तो इन्होंने कहा कि कुछ कुछ हम आपकी समस्या जो पैसे की समस्या उनका हम समाधान करेंगे, कुछ स्टाफ के लोग करेंगे और कुछ आप गांव के जो भामाशाह हैं उनका भी सहयोग ले सकते हैं। तो पहले हमने उसमें पूरी प्रोजेक्ट तैयार किया कि हमें काम कैसे करना है। फिर हमने उसमें एस्टिमेट निकाला कि इसमें कितना खर्चा हमारा आएगा, तो लगभग 70 से लेकर 80 हज़ार रुपये का हमने एस्टिमेट निकाला इसमें। उसके बाद में हमने बच्चों को साथ में लेके और गांव में विजिट किया, भामाशाहों के साथ में कांटेक्ट किया, कुछ स्टाफ वालों ने सहयोग किया। उसके बाद में हमने काम शुरू किया। अब हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं उन्होंने ये काम करने के लिए जब पैसे की जो समस्या थी वो पैसे की जो समस्या थी वो दूर हो गई, उसके बाद में बच्चों ने काम करना शुरू कर दिया। प्रोजेक्ट उनको बजाज फाउंडेशन वालों ने समझाने के बाद में उन्होंने खुद ने पूरा जो मटेरियल इसमें काम में आया वो पूरा उन्होंने कलेक्ट किया और उसके बाद में खुद ही बच्चों ने आगे होके कार्य किया।
ये काम होने के बाद में जैसे ही हमारा काम महीने भर में काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद में बरसात का जो सीज़न आया उसमें खूब पानी, छत का जो पानी है वो सक्सेसफुली इसके अंदर उतर गया और वाटर जो लेवल है वो बढ़ गया। डिज़ाइन फॉर चेंज बच्चों का ऐसा मंच जिसमें बच्चे अपनी सुपर पावर आई कैन को कंप्लीट करके, यानी आई कैन हम कर सकते हैं, ये दुनिया को बता रहे हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। बच्चों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट अपने स्कूल में किए, अपने जीवन में किए, अपने गांव को सुधारने के लिए, अपने स्कूल को सुधारने के लिए, खुद में बदलाव लाने के लिए। डिज़ाइन फॉर चेंज एक अच्छा प्लेटफॉर्म बजाज फाउंडेशन की ओर से सीकर डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। उसी के तहत राजकीय विद्यालय में हमने एक छोटा सा टीचर्स ट्रेनिंग यहाँ पे लिया था। उसी दौरान हम कुछ लॉकडाउन में थे, तो उस टाइम में कुछ बच्चों को हमने वहाँ पे बुलाया, उनको बिठाया उस प्रोजेक्ट में। उनके मन में भी एक ख्याल आया कि क्यों ना ये छोटे छोटे बच्चे कर रहे तो हम भी कुछ करें अपने स्कूल के लिए, अपने कॉलेज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए। उनमें एक प्रतिभा जागृत हुई कि हम अपने स्कूल के लिए कुछ करें। उसमें से सबसे पहले उन्होंने ये सोचा कि 2-4 प्रॉब्लम्स उन्होंने अपने स्कूल में निकाले। उसमें से सबसे मेजर प्रॉब्लम लगा पानी का। बोरवेल 1-1.5 घंटे में सूख जाता था, आस पड़ोस में किसी पानी की व्यवस्था नहीं थी। अब ऐसे में क्या करें, तो बच्चों ने वही स्टेप अपनाए जो डिज़ाइन फॉर चेंज में है, फील, इमेजिन, डू और शेयर। उसके तहत पहले बच्चों ने सोचा, इमेजिन किया कि उसको कैसे किया जाए, और डू यानी क्रिएटिव एक्शन में बच्चों ने उस कार्य को कर दिया। और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा रिचार्ज स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है। और इसमें जो बच्चे कर सकते हैं वो बड़े नहीं कर सकते। बच्चों में जो प्रतिभाएं दबी हुई है उसको निकालने का काम डिज़ाइन फॉर चेंज कर रहा है। अभी तक सीकर में हमने 120 प्रोजेक्ट कर दिए हैं, जिसकी 80 यूट्यूब में अपलोड हो चुकी है फिल्म्स। और बहुत अच्छा ये कार्य चल रहा है, जिसमें टीचर्स ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत सारे टीचर्स इस मेथड को सीख रहे हैं और अपने स्कूल में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बच्चों की इस पहल से स्कूल में अब पानी की कोई कमी नहीं है। बारिश के पानी को संरक्षित कर बच्चों ने अपने क्षेत्र में एक मिसाल कायम की। साथ ही उन लोगों के लिए ये एक सबक से कम नहीं जो पानी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। पानी की फिजूल खर्ची से जो हालात राजस्थान के हैं, शायद वो आपके क्षेत्र के भी हो सकते हैं। इसलिए पानी को सबसे कीमती पूंजी मानकर इसका संयोजन करना हमारी जरूरत भी है और दायित्व भी। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे कार्यक्रम गांव किसान में। अब आइए बात करते हैं हमारे पशुधन में। जी हाँ, लगातार आपको हम बताते हैं किस तरीके से अगर बात की जाए पशुपालन क्षेत्र की, जो कि कृषि का पूरक माना जाता है, यानी कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। और ऐसे में आवश्यकता होती है कि ना सिर्फ कृषि क्षेत्र बल्कि पशुपालन क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हैं और किस क्षेत्र में जाकर आप ज़्यादा अपनी जो लाभ है उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस दौरान और किन बातों का आपको ख्याल रखना होगा, किस तरह का प्रबंधन जो है आपको अपनाना होगा, आज भी कुछ ऐसी ही जानकारी हम लेकर आए हैं। लेकिन हमारा पशुधन में क्या है खास, आइए देखते हैं। खेती के साथ पशुपालन हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक है। कृषि से मिलने वाले फसल अवशेषों का इस्तेमाल पशु आहार के रूप में किया जा सकता है। वहीं पशुओं से मिलने वाले अवशिष्ट का प्रयोग जैविक खाद के रूप में। यही वजह है कि किसान खेती के साथ साथ गाय, भैंस, बकरी या फिर मुर्गी पालन करके दोहरा लाभ कमा रहे हैं। खेती के साथ कड़कनाथ पालन कैसे किया जाए, आइए जानते हैं।
काले पंखों से ढका, खूबसूरत काली आंखें और काले पंजों वाला ये मुर्गा कड़कनाथ शोध में पाया गया है कि इसके सेवन से इंसान का शरीर मजबूत होता है, इसीलिए इसका नाम कड़कनाथ रखा गया है। इसके गुणों के कारण ही इसकी मांग साल भर बाजार में बनी रहती है। क्या है कड़कनाथ की खूबियाँ, आइए जानते हैं। कड़कनाथ में वसा की मात्रा सिर्फ 2.9% होती है। इसके 100 ग्राम मीट पे कोलेस्ट्रॉल महज 59 मिलीग्राम होता है। प्रोटीन की मात्रा 20 से 24% होती है। कड़कनाथ में लौह तत्व, कैल्शियम, विटामिन बी और विटामिन सी भी पाया जाता है। इसकी प्रतिरोधक क्षमता सामान्य मुर्गे की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। इसके अंडे और मांस सामान्य मुर्गे की तुलना में ज्यादा दाम पर जाते हैं। कड़कनाथ की खूबियों से प्रभावित होकर दिल्ली के एक युवा किसान राजा सिंह ने इसका पालन शुरू किया। राजा सिंह ने दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक फार्म हाउस बनाया है, जिसका नाम है आरबी ऑर्गेनिक फार्म। इस फार्म में राजा सिंह मौसमी सब्जियों के साथ कड़कनाथ मुर्गी पालन भी करते हैं, जिसमें कड़कनाथ को जैविक आहार देकर पाला जाता है। इस काम को पूरा ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। कड़कनाथ पालना हम बच्चे से लेके बड़े तक शुरू पालते हैं। एक बार कड़कनाथ के बच्चे को बड़ा होने में पूरे 5.5 से 6 महीने लगते हैं। तो 5.5 से 6 महीने में सारा गेम होता है आपका मुनाफा कमाने का, कॉस्ट कंट्रोल करने का। हम लोग कॉस्ट कैसे कंट्रोल करते हैं, जब जैसे बच्चा जब बड़ा होता है और जैसे ही पता लगता है कि मुर्गा मुर्गी कौन है, तो हम मुर्गी को अलग कर देते हैं। और मुर्गे को अलग करके हम पूरा हरे चारे पे ले आते हैं, उसको पूरा ग्रीन वेजिटेबल्स देते हैं जो भी हम अपने फार्म पे ऑर्गेनिकली उगाते हैं, जैसे ब्रोकली के पत्ते, मूली के पत्ते, पालक तो इनके लिए एक तरह से संजीवनी बूटी का काम करते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन्स होते हैं, विटामिन ई। और दूसरी चीज़, हम मुर्गों को खुला छोड़ देते हैं, जिससे वो धूप में घूमते हैं, उनको विटामिन डी भी मिलता है, जिससे ये सारे गुण इनके मीट में जाते हैं, जिससे इनका मीट और गुणवाड़ी बनता है। प्लस हम लोग जो मुर्गियाँ होती हैं, मुर्गियों को भी, अगर आपने हमारा शेड देखा होगा तो शेड को बाहर से भी ओपन बनाया हुआ है, ताकि मुर्गियाँ बाहर निकल सके दिन में और धूप सेक सके और बाहर हरी सब्जियाँ खा सके, खुले में खा सके। और ये सारे गुण इनके अंडे में जाते हैं, जिससे अंडा भी हेल्दी होता है। कृषि के साथ साथ कड़कनाथ मुर्गी पालन कर रहे। खेती में हर तरह की सब्जियां लगी है। कड़कनाथ में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। कड़कनाथ की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। करीब 3 साल से कड़कनाथ पालन कर रहे हैं। परिवार का हर सदस्य इस काम को आसानी से कर सकता है। कड़कनाथ को आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां देते हैं। ये सब्जियां जैविक तरीके से उगाई जाती हैं। जैविक आहार देने से इनका विकास अच्छा होता है। इनके आवास का भी रखते हैं खास ख्याल। शेड ऐसा होना चाहिए जिसमें खुला क्षेत्र भी शामिल हो। कड़कनाथ फार्मिंग में एक चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप शेड बनाओ तो उसमें कोई कंजूसी ना करें, अंदर से उसमें पक्का फर्श डलवाएं और कंक्रीट का और ईंटों का अच्छा मजबूत शेड बनाएं, क्योंकि ये आपका लॉन्ग टर्म चलेगा। कम से कम ऐसा शेड बनाएं जो 10 से 20 साल चले आपका। प्लस शेड के साथ अपने फार्म में ओपन एरिया ज़रूर रखें, जहां आपके बच्चे बड़े होते रहेंगे। उसके साथ ही साथ आप हरी सब्जियां उगाते रहे, ताकि जैसे ही वो बच्चे बड़े हो आप उनको ये हरी सब्जियां 2 महीने के बाद हरी सब्जियां देना शुरू करें, जिससे आपकी फीड की कॉस्ट कम आ जाए। हाँ, साथ ही साथ आप अजोला भी कर सकते हैं। अजोला में प्योर प्रोटीन और विटामिन होते हैं, जो मुर्गे बहुत ही चाव से खाते हैं और इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, इनकी सेहत बनती है और इससे आपकी फिर से फीड की कॉस्ट कम आती है। तो जितनी फीड की कम कॉस्ट आएगी उतना ही ज़्यादा आपका मुनाफा होगा, उतनी कम आपके ऊपर सरदर्दी रहेगी इनको बेचने की और फीड का खर्चा उठाने की। राजा सिंह मानते हैं कि खेती या पशुपालन का काम शुरू करने से पहले प्रशिक्षण जरूर लेना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान हर छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है, जिससे जोखिम कम होता है। करीब 3 साल से कड़कनाथ पालन कर रहे हैं राजा सिंह। अब खुद भी लोगों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं, जिससे युवा नौकरी के लिए परेशान ना होकर खुद का व्यवसाय शुरू कर सके। युवाओं से तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं
पूरा डेडिकेशन के स्टार्ट करिए। खासकर जब ब्रूडिंग प्रोसेस होता है 21 दिन का कड़कनाथ को पालने का, उसमें पूरा ध्यान देना पड़ता है। 100% बच्चों का देख रेख करनी पड़ती है। वो कैसे इकट्ठा तो नहीं हो रहे कहीं एक जगह पे, क्या हरकतें कर रहे, ऑब्जर्व करनी पड़ती है। तो मेनली यही होता है। उसके बाद पूरा 6 महीने आपको पूरा ध्यान देना पड़ता है। अगर करें 100% करें। राजा सिंह ने खेती के साथ कड़कनाथ पालन करके लागत को न्यूनतम कर लिया है। इस तरह सही जानकारी लेकर किया गया काम सफलता की राह पर ले जाता है। और आइए बात कर लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर की। जी हाँ, यानी इस महीने आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा जिससे आपके पशु जो हैं स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। जून माह का पशु कैलेंडर 2021। जून माह में ध्यान देने वाली बातें। एचएस एवं बीक्यू टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डिवर्मिंग कर देनी चाहिए ताकि टीका प्रभावी हो सके। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में पैदा की गई ज्वार में जहरीला पदार्थ हो सकता है जो पशुओं के लिए हानिकारक है। बरसात के मौसम में चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें। चूंकि जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसलिए पशु के लिए अलग से शेड का निर्माण करना चाहिए तथा अधिक से अधिक स्वच्छ पानी पिलाना चाहिए। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम फास्फोरस 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन पिलाएं। पशुओं को बाह्य परिजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे एक कामयाब किसान की दास्तां की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब आइए बात करते हैं एक सफल और प्रगतिशील किसान की कामयाबी की दास्तां की। जी हाँ, लगातार आपको हम दिखाते हैं अलग अलग जो किसान हैं उनकी कामयाबी की दास्तां कैसी रही। आज भी एक ऐसे ही किसान की सफलता की कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसा रहा इनकी कामयाबी का ये सफर। पशुपालन से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? सामान्य तौर पर जवाब में दूध से बने उत्पाद और खाद का जिक्र मिलता है। लेकिन जयपुर के एक शख्स है जो पशुपालन करके कई तरह के उत्पाद बना रहे हैं, जिससे मिलने वाला मुनाफा भी कई गुना है। इतना ही नहीं, 15 तरह की अलग अलग गतिविधियों को भी संभाल रहे हैं जो प्रकृति और पशु दोनों के लिए अनुकूल है। गायों का चारा खिला रहे ये है किसान सुरेंद्र अवाना, जिन्होंने 2016 में डेयरी व्यवसाय की शुरुआत 2 गायों से की। लेकिन उनकी मेहनत और सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज उनके डेयरी फार्म में करीब 195 गायें हैं। शुरुआत में कुछ मुश्किलों का सामना करने के बाद आज सुरेंद्र पशुपालन के साथ साथ मछली पालन, 22 तरह का चारा उत्पादन, जैविक खाद बनाना, बागवानी, गोबर से ईंट बनाना और गोबर से गमले बना रहे हैं। सुरेंद्र कृषि की गतिविधियों को पूरा करने के लिए बारिश के पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी की उपलब्धता बनी रहे इसके लिए उन्होंने 4 तालाब बना रखे हैं, जिनमें बारिश का पानी एकत्र कर लिया जाता है और उसी पानी से उनका हर काम आसानी से संपन्न हो जाता है। इन्हीं तालाबों में मछली पालन भी किया जाता है। अभी यहाँ 15 तरह की एक्टिविटी हो रही है, जैसे खाद बनाना है, मछली पालन है, बहुवर्षीय चारा है, फ्रूट के पौधे हैं 12,000 आदि, इस तरह का काम कर रहे हैं। शुरू में जब स्थापना की, लोगों ने कहा कि ये क्षेत्र क्यों चुना है, यहाँ तो पानी नहीं है, यहाँ मिट्टी में बजरी है या टीले हैं, तो इसमें आप लोग सक्सेस नहीं होगे। तो हमने ये ठानी कि इस जगह को ही चुनकर इसी में सक्सेस होके दिखाना है। जो किसान ये कहते हैं
कि पानी नहीं है हम कैसे खेती करें, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आ जाओ मेरे फार्म पे, देखो हमने 4 पौंड बना रखे हैं और ये पूरा शेड है इसका, देखिए आप पूरा पानी पौंड में जा रहा है। तो इस तरह से हम इसका शेड का, हमारी खाद फैक्ट्री का, चारों तरफ के स्टाफ क्वार्टरों का सारा पानी है वो पौंड के अंदर बरसात का बचा के और उससे खेती कर रहे हैं। और दूसरा, मिट्टी यहाँ की ख़राब है, उसके लिए हम देखिए गोबर और गौमूत्र से खाद बना रहे हैं, जो भी आपको दिखाएंगे। उस खाद से और पूरे फार्म की जो मिट्टी हल्की है उसको हम धीरे धीरे गोबर गौमूत्र से ठीक करके और उपजाऊ है। आज आप देखिए पूरा फार्म पे हमारा 22 तरह का बहुवर्षीय चारा और सारे फलों के पौधे हैं। तो इस तरह से हमने ये डेयरी की स्थापना की। सुरेंद्र मानते हैं कि कृषि और पशुपालन से अच्छा कोई व्यवसाय नहीं है। युवा अगर इस ओर ध्यान दे तो अपना ही नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों का जीवन सुरक्षित कर सकते हैं। वो मानते हैं कि अगर पशुओं की सही देखभाल की जाए तो मुनाफा 2 गुना नहीं कई गुना किया जा सकता है। पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनके फार्म हाउस में पशु अस्पताल भी खोला गया है, जिसका लाभ आसपास के पशुपालक भी लेते हैं। गोबर से और गौमूत्र से, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा, हम जैविक खाद बना रहे हैं और पशुओं के अपशिष्ट से बेस्ट प्रबंधन करके, जैसे गाय का गोबर गौमूत्र है, उसके अलावा बकरी की मींगनी जो हमारे फार्म पे है, भेड़ की मींगनी, मुर्गी की पीठ, घोड़ी की लीद, ऊँट के मींगने आदि राजस्थान की जो माइन से निकलती है, जैसे जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, डोलोमाइट है आदि मिनरल, और ये पशुओं के अपशिष्ट मिला के हम जैविक खाद बना रहे हैं। इस खाद को हम हमारे फार्म पे पहले यूज़ किया, यहाँ अच्छा रिजल्ट आया, उसके बाद हम आसपास के किसानों को दिया। 2-3 साल से जो किसान खाद ले जा रहे हैं उसके बहुत अच्छे परिणाम है। अब दूर दूर तक हम एजेंसी देके इस खाद को प्रमोट कर रहे हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। सुरेंद्र की सफलता के पीछे पारंपरिक और आधुनिक तरीकों का समावेश है। वो मानते हैं कि समय के साथ कई तकनीकों को तो अपनाना ही चाहिए, साथ ही पुरानी विधियों से भी शिक्षा लेनी चाहिए। ये समावेश ही हमें आगे ले जाने में मददगार साबित होते हैं। तो देखा आपने कैसा रहा ये कामयाबी का सफ़र, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी लगातार नित नई ऊंचाइयों को ऐसे ही छूते रहें, साथ ही दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते रहें। फिलहाल आज के लिए गांव किसान में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कृषि संबंधित नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।